वेलकम टू एसएससी स्मार्ट प्रेप। यहाँ पढ़ाई होती है स्मार्ट तरीके से। आज हम मूल विधि का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे एसएससी एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। तो चलिए इसकी सारी ज़रूरी पॉइंट्स को स्मार्ट नोट्स के जरिए बिल्कुल आसानी से समझते हैं। देखिए, इस एक्ट को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम इसका एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसकी जो जरूरी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस को समझेंगे। उसके बाद हम एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और इससे जुड़ी ड्यूटीज क्या है उस पर बात करेंगे। और आखिर में रिलीफ प्रोसेस, सजा के प्रोविजंस और एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करके इस टॉपिक को अच्छे से लॉक कर दें। तो शुरुआत करते हैं एक्ट के इंट्रोडक्शन से। देखिए, हर कानून की एक नींव होती है, उसका एक मकसद होता है। इस सेक्शन में हम यही समझेंगे कि ये एक्ट आखिर बनाया क्यों गया और वो कौन सी दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो एग्जाम के लिए आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है महिलाओं को घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस से बचाना और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। अब आते हैं एग्जाम के सबसे जरूरी पॉइंट पर, दो डेट्स। ध्यान दीजिएगा, ये एक्ट पास हुआ था 13 सितंबर 2005 को, लेकिन इसे पूरे देश में लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। ये दोनों डेट्स अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए पूछी जाती हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी कानून को ठीक से समझना है ना, तो उसके शब्दों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। धारा 1 और 2 इस एक्ट की डिक्शनरी की तरह हैं। तो चलिए कुछ की डेफिनेशंस देखते हैं जो इस एक्ट का बेस है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है अग्रीव्ड पर्सन यानी पीड़ित व्यक्ति। सेक्शन 2A के अनुसार ये वो महिला है जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। इसमें दो चीजें नोट करने वाली हैं। पहला, पीड़ित एक महिला होनी चाहिए और दूसरा, हिंसा करने वाला उसके साथ घरेलू नातेदारी में होना चाहिए। अगला टर्म है चाइल्ड या बालक। धारा 2B इसे बहुत साफ साफ डिफाइन करता है, 18 साल से कम एज का कोई भी व्यक्ति। और ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ सगे बच्चे ही नहीं, बल्कि अडॉप्टेड यानी गोद लिए हुए, स्टेप चिल्ड्रन और फॉस्टर चिल्ड्रन भी शामिल हैं। कानून की नज़र में सब बच्चे एक समान हैं। अब आती है इस एक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में से एक, डोमेस्टिक रिलेशन या घरेलू नातेदारी। आसान भाषा में समझे तो अगर दो लोग एक ही घर में परिवार की तरह रहते हैं या कभी भी पहले रहे थे, तो उनके बीच डोमेस्टिक रिलेशन माना जाएगा। ये रिश्ता खून का, शादी का या फिर अडॉप्शन का भी हो सकता है। जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं, ये घरेलू नातेदारी 3 तरह की हो सकती है। पहला, रक्त संबंध जैसे माता पिता या भाई बहन। दूसरा, वैवाहिक संबंध जैसे पति पत्नी या सास बहू। और तीसरा, दत्तक संबंध यानी अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया गया हो। और इन डेफिनेशंस में आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रिस्पोंडेंट या प्रत्यार्थी। ये वो व्यक्ति है जिस पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया है। धारा 2Q के मुताबिक रिस्पोंडेंट का एक अडल्ट मेल यानी वयस्क पुरुष होना जरूरी है, जो पीड़ित महिला के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस एक्ट के दिल की तरफ, यानी इसके कोर सेक्शंस की तरफ, धारा 3 से 11। ये सेक्शंस बताते हैं कि कानून की नज़र में डोमेस्टिक वायलेंस असल में है क्या और इसे रोकने के लिए पुलिस और ऑफिशियल्स की क्या-क्या जिम्मेदारियां हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ मारपीट है, लेकिन धारा 3 इससे कहीं ज्यादा डिटेल में बताता है। ये सिर्फ फिजिकल अब्यूज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें 4 तरह की हिंसा शामिल है। पहला, फिजिकल अब्यूज यानी शारीरिक चोट पहुंचाना। दूसरा, सेक्सुअल अब्यूज। तीसरा, वर्बल और इमोशनल अब्यूज जैसे अपमानित करना या मानसिक तकलीफ देना। और चौथा, इकोनॉमिक अब्यूज यानी पैसे ना देकर आर्थिक रूप से परेशान करना। तो जब ऐसी कोई घटना होती है तो पीड़ित को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। धारा 5 पुलिस, सर्विस प्रोवाइडर और मैजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी बनाता है कि वो महिला को उसके राइट्स के बारे में पूरी जानकारी दें। उसे बताएं कि वो माली सहायता ले सकती है, सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकती है और सबसे ज़रूरी, उसे मुफ्त कानूनी सलाह पाने का भी अधिकार है। इस कानून को ज़मीन पर उतारने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट बनाई गई है प्रोटेक्शन ऑफिसर की।
इनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है और धारा 8 कहता है कि जहां तक हो सके इस पोस्ट पर महिलाएं ही हों। इनका काम, जैसा धारा 9 में बताया गया है, मैजिस्ट्रेट की मदद करना और पीड़ित महिला के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना है। ओके, तो अब तक हमने समझ लिया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है और इसमें कौन-कौन शामिल हो सकता है। पर सवाल ये उठता है कि इससे राहत कैसे मिलेगी। इसका पूरा लीगल प्रोसेस धारा 12 से 29 में बताया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, इस कानूनी प्रक्रिया की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्पीड। धारा 12 के अनुसार एप्लीकेशन मिलने के 3 दिन के अंदर पहली सुनवाई होनी ही चाहिए। इट्स अ मस्ट। और यही नहीं, पूरा केस 60 दिन के भीतर खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। ये 60 दिन की टाइमलाइन, इसको तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। एग्जाम में सीधा सवाल बनता है इससे। मैजिस्ट्रेट के पास पीड़ित को तुरंत राहत देने के लिए कई तरह की शक्तियां हैं। वो धारा 18 के तहत हिंसा रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर दे सकते हैं। धारा 19 के तहत उसी घर में रहने का अधिकार या रेजिडेंस ऑर्डर दे सकते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए धारा 21 में कस्टडी ऑर्डर है और आर्थिक मदद के लिए धारा 20 में मॉनिटरी रिलीफ और धारा 22 में कॉम्पनसेशन ऑर्डर भी दे सकते हैं। अब देखिए, कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करवाना दूसरी। अगर कोई मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स को ही ना माने तो क्या होगा? इसके लिए सजा का प्रावधान धारा 21 से 37 में किया गया है। इस कानून में ना सिर्फ आरोपी के लिए बल्कि जिम्मेदार अधिकारी के लिए भी सजा का प्रावधान है। धारा 31 कहता है कि अगर रिस्पोंडेंट यानी आरोपी प्रोटेक्शन ऑर्डर तोड़ता है तो उसे 1 साल तक की जेल या 20,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, धारा 33 के अनुसार अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर ही अपनी ड्यूटी ठीक से ना करे तो उसके लिए भी ऐसे ही सजा है। कानून सबके लिए बराबर है। और ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। धारा 32 साफ कहता है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर को तोड़ना एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल अपराध है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉग्निजेबल का मतलब है कि पुलिस आरोपी को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, और नॉन बेलेबल का मतलब है कि उसे आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। ये इस कानून की सीरियसनेस को दिखाता है। तो थ्योरी तो हो गई, अब टाइम है प्रैक्टिकल का। हमने पूरा एक्ट अच्छे से समझ लिया है। अब चलिए फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जिससे ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में एग्जाम तक के लिए बिल्कुल लॉक हो जाएं। चलिए, पहला सवाल, एक्ट लागू कब हुआ? याद कीजिए, बिल्कुल सही, 2006, पास 2005 में हुआ था। अगला, इसका विस्तार कहाँ तक है? सिंपल, ये पूरे भारत पर लागू होता है। प्रेसिडेंट की अनुमति कब मिली? सही जवाब, 13 सितंबर 2005। इस एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? टोटल 37 सेक्शंस हैं। डेफिनेशन सेक्शन कौन सा है? बिल्कुल सही, सेक्शन 2। और डोमेस्टिक किनशिप के सेक्शन में है सेक्शन 2F। आखिरी सवाल इस स्लाइड का, चाइल्ड की एज क्या है? बिलो 18 ईयर्स। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सेट पर चलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या शामिल है? सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इसमें सभी तरह की हिंसा आती है। और ये किस सेक्शन में बताया गया है? बिल्कुल सही, सेक्शन 3। शेल्टर होम्स का जिक्र किस सेक्शन में है? यह है सेक्शन 6 में। प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट। और पीओ किसे होना चाहिए? जहां तक संभव हो, एक महिला। और उनकी ड्यूटीज? सेक्शन 9। एक्सीलेंट। अगला सवाल, रिलीफ के लिए एप्लीकेशन किस सेक्शन में दी जाती है? सेक्शन 12। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स यानी बंद कमरे में सुनवाई का सेक्शन? ये है सेक्शन 16। प्रोटेक्शन ऑर्डर